डन बचो बाकी। ओके, एक्सरसाइज 1। जसगीत, नवदा, एनी डाउट? आशीष, ये एक्सरसाइज 1 का कह रहे हो, 8th क्वेश्चन? नहीं, इसमें ए कैसे बनेगा? मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो फील्ड आनी चाहिए इंटीग्रल में, वो सबके कारण आनी चाहिए। मैं समझ गया आपका पॉइंट। आप ये कहना चाह रहे हो कि सर वो जो इंटीग्रल ऑफ E4.dA है वो तो 0 ही आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड भी तो देखो, वहां पे नीचे 2 है ना डिनोमिनेटर में। बच्चों ये बात समझ रहे हो आप? मतलब जैसे वैसे तो इसका आंसर बी है। आप ये समझ रहे हो कि अगर मान लो उन्होंने ये ना लिखा होता E4 वाली टर्म, तो भी ठीक ही था, यस सर। क्योंकि इंटीग्रल E4.dA तो 0 ही है। एटीन्थ क्वेश्चन, चार्ज Q is uniformly distributed over a rod। एक क्यूब है, center of the cube at one end of the rod, find the minimum possible flux of electric field। तो भाई आपके पास एक क्यूब है, और एक आपके पास रॉड है जो कि जिसका एक एंड आपको बता दिया कि जो रॉड का एंड पॉइंट है वो क्यूब के सेंटर के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब हम कह रहे हैं मिनिमम फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स का मतलब मिनिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज का मतलब क्यूब के अंदर रॉड का मिनिमम पार्ट होना चाहिए, है ना? तो रॉड का मिनिमम पार्ट कैसे होगा? अगर ऊपर। हम ऐसे रखेंगे रॉड को या ऊपर को, मतलब परपेंडिकुलर टू द फेसेस। मतलब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी? आपको एकदम लगेगा कि फिर और क्या पॉसिबल था? और पॉसिबल ये था कि अगर मैं रॉड को कुछ डायगनली रख देता, फिर तो रॉड का ज्यादा पार्ट आ सकता था ना, तो फ्लक्स ज्यादा हो जाती। मान लो उल्टा क्वेश्चन होता कि मैक्सिमम बताओ, फिर हम रॉड का मैक्सिमम पार्ट रखना चाहते। मैक्सिमम कैसे आता? लाइक दिस। अंडरस्टूड? ओके, मैं बच्चों अभी 3A नहीं कर रहा, ठीक है? उसको थोड़ा और ट्राई करो, मतलब हो सकता है आज के बाद कुछ डाउट्स और क्लियर हो ही गए हों। एनीवेज, चलो एक एग्जांपल ट्राई करो बच्चों, ये वाला, फिर आगे बढ़ते हैं।
कुणाल गुरसाहिल ठीक है। अमितोज ठीक है। कौशिक गलत है। ठीक है वरुण। मनकीरत ठीक है। गुड। जो साइन के साथ सही आंसर आना चाहिए, आप में से बहुत लोगों ने साइन की गलती की और इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। और ये तो आपको लॉजिकली दिखना चाहिए ना, कोई वर्क डन तो पॉजिटिव ही आएगा, इजंट इट? फोर्स राइट को लग रही है, डिस्प्लेसमेंट राइट को है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। हो गया सबका? हाँ, मैंने 1/x2 माइनस 1/x1 लिखा हुआ है ना, इसलिए माइनस आएगा। यस। और करना कैसे था? सिंपल इंटीग्रल एफ dx, है ना? आ गया समझ सबको? सबने क्वेश्चन नोट कर लिया ना बच्चों? अगर नहीं किया तो करो फटाफट।
चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने फ्लक्स निकालना सीख लिया, राइट? हमने गॉस लॉ बना दिया, बट हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम ये फ्लक्स निकालते क्यों है ना भाई? जहां तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उससे तो फोर्स आएगी, जिससे आप वर्क डन निकाल सकते हो और बता सकते हो कि चार्ज किधर को जाएगा या क्या है, बहुत चीजें हो सकती हैं। बट फ्लक्स निकालने का तो ऐसा कोई फायदा नहीं लग रहा हमें, है ना? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का क्या करें हम? ये बात समझ आती है सबको कि फ्लक्स का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं दिख रहा है हमें, राइट? तो अब हमें वो समझ आएगा कि क्या प्रैक्टिकल यूज होता है फ्लक्स का बच्चों, ठीक है? सबसे पहले बात तो हम ये समझें कि फ्लक्स इमेजिनरी होती है, राइट? ऑब्वियसली, क्योंकि असली में तो कोई फील्ड लाइंस होती नहीं है ना? फिर फ्लक्स का क्या बच्चों रोल होता है? फ्लक्स का काम वही है कि अगर हम उससे फील्ड निकाल पाए। अब ये आपको एकदम से बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी साउंड करेगा। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक तो हम फील्ड से फ्लक्स निकाल रहे थे, राइट? अब मैं क्या कह रहा हूं कि फ्लक्स का यूज क्या है कि हम फ्लक्स की हेल्प से फील्ड निकालेंगे। और वो क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि भाई फ्लक्स की जो वैल्यू है वो बहुत आसान है, स्पेशली फॉर क्लोज सर्फेसेस, इजंट इट? तो हमने एक ऐसी अप्रोच बनानी है जहां पे हम एक क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स तो सीधा सीधा निकाल लेंगे और फिर उस फ्लक्स की हेल्प से हम फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है? तो अब हम वो देखेंगे कि ये हम कहां पे कर सकते हैं, ठीक है? कैसी सिचुएशंस में हम फ्लक्स से फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी तक हम हमेशा फील्ड से फ्लक्स निकाल रहे थे उसका इंटीग्रल करके। अब हम जो करने लगे हैं बेसिकली, हम ये कह रहे हैं कि जो गॉस लॉ है, मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, जस्ट इमेजिन कि मेरे पास गॉस लॉ है, तो मेरे को राइट हैंड साइड तो पता है पहले ही, और मैं किसी तरीके से उससे ई निकालने की कोशिश करूं। अंडरस्टूड? अब ये कहां पे किया जा सकता है? ये बच्चों देखो यहीं पे, जस्ट इमेजिन कि ये जो इंटीग्रल है, ठीक है, अगर ऐसा हो कि अगर आपने जो सरफेस है वो ऐसी ली हुई है जहां पे ई कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या आपका ई इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, है ना? तो अगर आपका ई इंटीग्रल से बाहर आ गया तो आपका इंटीग्रल में बचेगा सिर्फ डीए। डीए का इंटीग्रल क्या बन जाएगा? एरिया। वो तो हमें ज्योमेट्री से पता चली जाएगा कि एरिया कितना है, ठीक है? तो हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी क्लोज सरफेस लें जहां पर हमारा ई जो है वो इंटीग्रल से बाहर निकला है, ठीक है? वो कैसे निकलेगा अभी हम समझेंगे, बट आप ये पॉइंट समझो कि अगर आपका ई इंटीग्रल से बाहर निकल आया, ठीक है, मतलब इस वाले केस में जस्ट इमेजिन कि ये जो इंटीग्रल है, ठीक है, जस्ट इमेजिन अगर आपका हर जगह एंगल 0 है और ई कांस्टेंट है, तो बेसिकली आपके लिए ये फॉर्म बन जाएगी ई इंटीग्रल डी ए, जो कि बन गई ई इंटू ए। और राइट हैंड साइड तो हमें पता ही है, तो उस केस में आप ई की वैल्यू निकाल सकते होगे एज क्यू इनक्लोज बाय एक साथ, ठीक है?
फिर से बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर किसी सिचुएशन में, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा आप हर जगह कर पाओगे, अगर किसी सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल हो कि आप इंटीग्रल ई डॉट डी ए को कन्वर्ट कर पाओ इनटू ई मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन में ई कैलकुलेट कर लोगे, है ना। क्या समझ आ रहा है कि ऐसा कहां पे पॉसिबल होगा, जहां पे ई कांस्टेंट होगा, है ना, और जो आपका एंगल है ई और ए के बीच में वो 0, तभी ये फॉर्म बनेगी, राइट। ऐसा कहां पे पॉसिबल होगा बच्चों, जहां पे सिचुएशन में कुछ ना कुछ सिमेट्री होगी, ठीक है। अब बच्चों हम बार बार ना ये सिमेट्री का वर्ड का बहुत यूज करेंगे, आप ये पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। और अभी हम एक बार थोड़ा डिटेल में बात करेंगे अबाउट दिस वर्ड सिमेट्री, कि इसका क्या मीनिंग होता है। ओके बच्चों, ये नोट करने के बाद आप मेरे को समझाओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड सिमेट्री। बहुत बार हम यूज करते हैं, है ना। इसका मीनिंग क्या है। कोई अनम्यूट करके मुझे बताओ, सिमेट्री वर्ड से आप क्या समझते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। बोलो बच्चों, अनम्यूट करके बोलो। सर आइडेंटिकल होना किसी चीज का किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आइडेंटिकल होना, ओके। आप मुझे कोई मतलब एग्जांपल भी दे सकते हो, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो यू कैन थिंक ऑफ सम एग्जांपल जहां पे आप कह सको कि भाई हाँ जी यहाँ सिमेट्री है। जैसे सम ऑफ यू हैव मेंशन्ड स्फीयर, या स्फीयर का सेंटर, व्हाट डज इट मीन, मतलब उसमें आप कैसे कह रहे हो कि सिमेट्री है। तो जैसे उस पॉइंट से अगर किसी दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो सेम मतलब आइडेंटिकल चीजें मिलेंगी। तो देखो ऐसा हो रहा है ना कि मतलब हमें वर्ड को यूज तो बहुत बार करते हैं, बट कोई भी ऐसे प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि क्या है भाई ये सिमेट्री क्या होता है ना। एक्चुअली इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। सिमेट्री पूरा मैथ्स का चैप्टर होता है और उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। हम धक्के से कहीं पे भी बोल देते हैं सिमेट्री और बस काम चला देते हैं, राइट। हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा अभी आगे बढ़ने के लिए। बट जो सिमेट्री जो होता है ना, हम किस सिचुएशन में कहते हैं सिमेट्री, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे वन केस कैन बी, लेट्स से मैं एक
ऐसे पैराबोला बनाता हूं, लेट्स से मैं एक ऐसे एक लाइन बनाता हूं, ठीक है। तो बच्चों सिमेट्री वर्ड का मीनिंग ये होता है, अब ध्यान से सुनना, कि कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारे को बिल्कुल सेम नजर आ रहा, ठीक है। अब कैसे सेम, वो मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे अब मान लो जो मैंने फर्स्ट फिगर बनाया, इसको हम कहेंगे कि भाई ये सिचुएशन, अब ऐसे नहीं कह सकते कि आप कहीं से भी देखो आपको सेम नजर आ रहा है। हम ये कहेंगे कि ये जो सिचुएशन है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। कि ये जो पूरी वाई एक्सिस है, इसके आप लेफ्ट पे देखो और राइट पे देखो तो आपको एक जैसा नजर आ रहा है। समझ आ रही है बात? सिमिलरली बताओ, ये जो राइट वाली मैंने सिचुएशन बनाई है, इसमें क्या कह सकते हैं हम? दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक स्फीयर को ड्रॉ करें, ठीक है, तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो चलो स्फीयर का सेंटर लेते हैं। जो स्फीयर का सेंटर है उससे हम किसी भी तरफ देखें तो हमें सेम नजर आएगा, इजंट इट? क्या बच्चों अर्थ अपने सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक है? नो, है ना, मतलब सेंटर से एक तरफ को पहाड़ होंगे, एक तरफ को ओशन होंगे एंड कुछ भी, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अगर हम एक प्रॉपर कोई रबर बॉल लें, कोई प्लास्टिक बॉल लें, तो वो आप समझ पा रहे हो कि उसके सेंटर से सिमेट्रिक है। अब बच्चों एक और बात समझो, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सेंटर ही हो। मान लो मैं सेंटर से कोई भी डिस्टेंस आर ले लूं, मैंने सोचो आर डिस्टेंस पे 1.1 यहां ले लिया, यही आर डिस्टेंस पे 1.2 यहां ले लिया, 1.3 यहां ले लिया एंड सो ऑन। क्या आप ये सोच पा रहे हो बच्चों कि ये जितने पॉइंट्स हैं 1 2 3 सबको एग्जैक्टली सेम नजर आ रहा है? बताओ, है ना। चाहे आप स्फीयर के बाहर भी चले जाओ, आप एक पॉइंट मतलब ऐसे कोई सेम डिस्टेंस पे ले लो पॉइंट्स, उन सबको भी चारों तरफ से सेम नजर आएगा ना। क्लियर बच्चों? तो आपने सिमेट्री को कैसे समझना है, ठीक है, मतलब जिससे हमारे लेवल पे हमारा काम चल जाएगा। हम सिमेट्री वर्ड वहां यूज करते हैं जहां पे हमारे को कोई सिचुएशन बिल्कुल आइडेंटिकल नजर आती है, ठीक है। हो सकता है वो एक लाइन के अलोंग हो, जैसे मैंने जो नीचे वाले दो फिगर्स बनाए हैं वहां पे कैसे लाइन के अलोंग, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के अलोंग, राइट। जो मैंने ऊपर वाली सिचुएशन बनाई है बच्चों, यहां पे सिमेट्री किसके अबाउट है बताओ? इस सिचुएशन को हम कहेंगे स्फेरिकली सिमेट्रिक, क्योंकि आप सोचो कि अगर मैं आर डिस्टेंस पे कोई भी एक स्फीयर ले लूं, तो उस स्फीयर के ऊपर कोई भी अगर हम पॉइंट लेंगे तो मुझे सेम नजर आएगा ना, ठीक है। यहां पे हम एक्सेस नहीं बोलते, यहां पे हम इसको स्फेरिकली सिमेट्रिक सिचुएशन ही बोलते हैं, ठीक है। या इसको रेडियल सिमेट्री भी बोल देते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग। क्या बात समझ आ गई बच्चों? तो किसी भी सिचुएशन में
सिमेट्री होने का मतलब होगा कि अगर आप उस सिचुएशन में कोई ऐसी कर्व बना पाओ या कोई ऐसी सरफेस बना पाओ जिसके अलोंग आपको सारा कुछ बिल्कुल सेम नजर आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसको थोड़े से और फिगर से समझते हैं। ये लास्ट पॉइंट अभी लिखेंगे, ठीक है? देखो, पहला स्फीयर है बच्चों जो सारे का सारा सेम डेंसिटी है, ठीक है? दूसरे वाला जो स्फीयर है उसके अपर हाफ की डेंसिटी अलग है, लोअर हाफ की अलग है। जो तीसरा स्फीयर है उसमें आप देख सकते हो कि ये अलग अलग लेयर्स बनी हुई हैं, वो सारी लेयर्स अलग अलग डेंसिटीज की, ठीक है? जैसे येलो लेयर हो गई, वो एक डेंसिटी की है, ग्रीन लेयर एक डेंसिटी की है, ब्लू लेयर एक डेंसिटी की है, पिंक लेयर एक डेंसिटी की है, एंड सो ऑन। तो ये बच्चों बहुत ही अच्छा मतलब एग्जांपल है या सिचुएशन है जो आपको एकदम एक्सप्लेन कर देगी फट से कि जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं। तो अब आप सोचो कि जो फर्स्ट केस है इसके अंदर आप कोई भी स्फीयर बना लो विद इट्स सेंटर कोइंसाइडिंग, तो कैन यू विजुअलाइज दिस कि आप स्फीयर के ऊपर, किसी भी एक स्फीयर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, वहां से आपको सारी सिचुएशन सेम नजर आ रही है? इजंट इट बच्चों? क्या सेकंड केस में आपको सिचुएशन सेम नजर आती है? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या सेकंड केस में किसी भी टाइप की सिमेट्री है? सर है तो है। कौन सी बताओ? सर अगर मैं एक प्लेन बना दूं, वर्टिकल प्लेन। हाँ, एक्सेस, या आप चलो प्लेन कह लो, कुछ भी कह लो, ऐसे स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है, बट वाई एक्सिस के अबाउट या एक वर्टिकल प्लेन के जो लेफ्ट पे दिख रहा है और जो राइट पे दिख रहा है बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है ना? ये जो मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है कि आपको ये क्लियर हो कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि सिमेट्री वहीं पे है जहां पे सारा कुछ यूनिफॉर्म डेंसिटी हो, ठीक है ना? सिमेट्री का रूल क्या है कि आपको दिखे एक जैसा। अब ऐसे ही थर्ड सिचुएशन लो, थर्ड सिचुएशन में क्या हो रहा है? बताओ, थर्ड सिचुएशन में सिमेट्री है? तो आप देखो कि इवन दो यहाँ पे डेंसिटी वेरी कर रही है ना, लेकिन स्टिल यहाँ स्फेरिकल सिमेट्री है, क्योंकि अगर आप वंस अगेन कोई भी सेंटर के अबाउट स्फीयर बनाओगे तो स्फीयर के हर पॉइंट के अबाउट एक जैसा ही दिखेगा। आ रहा है समझ बच्चों? तो आप देख सकते हो कि कैसे फर्स्ट और थर्ड सिचुएशंस में स्फेरिकल सिमेट्री है। तो हम बच्चों इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे अगर मुझे पर्टिकुलरली फिजिक्स में यूज करना हो? अब ध्यान से सुनना,
बच्चों मान लो मैं ये लास्ट केस में ये सेंटर से एक डिस्टेंस r पे ले रहा हूँ 0.1 और ये सेम r डिस्टेंस पे ले रहा हूँ 0.2। बच्चों विदाउट सॉल्विंग, ठीक है, विदाउट नोइंग एनी वैल्यूज, क्या मैं ये पक्का कह सकता हूं कि जो 0.1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वही 2 पे होगा? यस सर। यस सर। क्यों? बिल्कुल क्योंकि sir. क्योंकि जैसा 0.1 को नजर आ रहा है बिल्कुल वैसा ही 0.2 को नजर आ रहा है ना? अगर नजर सेम आ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी इक्वेशंस भी सेम बनेंगी, तो मैथमेटिकली भी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं एसिमेट्री। क्या ये बात समझ आई बच्चों सबको? Yes. जो 2 मिनट
हाँ बच्चों, तो ये क्लियर हो गया सबको सिमेट्री वाला पॉइंट? ओके। ऐसे ही अगर अब मैं आपको अगली सिचुएशन दिखाऊं सिमेट्री की ही, अब यहां पे देखो हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो क्या आप सारे फिगर्स को देख के ये समझ पा रहे हो कि कहाँ पे सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, कहाँ पे नहीं है? तो जब हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री, है ना, उसका मीनिंग क्या हुआ कि सिलेंडर के अलोंग अगर हम कोई भी पॉइंट लें वहां से सेम दिखे, है ना। सबको हो गया क्लियर बच्चों, है ना? तो वंस अगेन वही वाली बात कि जैसे अगर मेरा जो डी वाला फिगर है, यहाँ पे अगर मैं कोई सिलेंडर बनाऊंगा, ठीक है, तो इस सिलेंडर के ऊपर, ऊपर और नीचे वाले सरफेसेस पे नहीं, बाकी सिलेंडर के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो वहां पे हर जगह पे सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी, चाहे फील्ड चाहे कुछ भी और। आगे बात समझिए बच्चों, ठीक है बच्चों? आपको ये समझ आ रहा है कि हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को सिमेट्री के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं? क्या लिंक है इन दोनों बातों का? मुझे अनम्यूट करके बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट करने के लिए। हाँ, तो मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे हम गॉसियन सरफेस ही ऐसी बनाएंगे जिसके अलोंग सिमेट्री होगी, जैसे मान लो यही वाला केस ले लें, है ना। तो ये जो आखिरी केस है, अगर इसमें मैं ये रेड सिलेंडर वाली गॉसियन सरफेस लूंगा तो इस रेड सिलेंडर पे ई हर जगह सेम होगा। तो अगर ई सेम होगा तो क्या फायदा हो जाएगा मुझे, मैं ई को इंटीग्रल के बाहर निकाल लूंगा। बात समझ आ रही है? एंड क्योंकि मैंने सिलेंडर जैसा फिगर ही लिया है तो उसका एरिया भी मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आ गई बात समझ? ओके। तो अब बच्चों ये आखिरी के दो पॉइंट्स हम वो लिखते हैं कि हम कहां पे गॉस लॉ से ई ढूंढ सकते हैं, जहां पे हम एक ऐसी गॉसियन सरफेस लेंगे जिसमें कि ई कांस्टेंट होगा, राइट।
बच्चों क्या ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर हो गए? भाई गॉस लॉ से ई कब निकलेगी? जब आप कोई सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लोगे जहां पे आप ई को इंटीग्रल के बाहर निकाल पाओगे, ठीक है। और ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी, गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। गॉस लॉ क्या था? इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। वो तो कहीं पे भी लगाओ लगेगा ही लगेगा, वो लॉ है, ठीक है। लेकिन गॉस लॉ से जो ई निकालना है वो सिमेट्रिक सिचुएशंस में ही कर सकते हो, हर जगह नहीं कर सकते। ये बात समझ आ रही है बच्चों? मतलब व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट इट इज यूजफुल ओनली इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। ये बात समझ आ रही है बच्चों? इन सिमेट्रिक सिचुएशंस। ओके, तो नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग अब हम जो एक्चुअल एप्लीकेशंस हैं बच्चों गॉस लॉ की उन पे जाएंगे, ठीक है। आशीष वहां पे होएगी, बट हम देखेंगे कि मतलब उसका फायदा नहीं होता हमें। बच्चों यहां तक सबको क्लियर हो गया? सिमेट्री में कोई भी कंफ्यूजन? अच्छा, आप ये भी मत सोचो, मतलब हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो कि भाई हम कैसे सोच पाएंगे किसी सिचुएशन में कि कैसी सिमेट्री बनेगी या क्या, उतना नहीं है। हमारे सिलेबस में तो 3-4 केसेस ही हैं, उन्हीं में ही सारा कुछ हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड केसेस ही हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखो बच्चों हम कैसे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। हम बच्चों सबसे पहले गॉस लॉ को यूज करेंगे फॉर द केस ऑफ एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्म वायर, ठीक है, जिसको हम वैसे तो इंटीग्रेशन से ही निकाल चुके हैं, राइट। तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि हमने जो उससे किया है और जो इससे किया है उससे सेम आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो बच्चों लेफ्ट वाला फिगर ड्रॉ करो पहले। ओके, तो बच्चों ये जो आपका केस है, यहाँ पे एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है। हमने बच्चों इसके अराउंड, अच्छा चलो, क्या हम ये कह सकते हैं
हमने पहले भी बात की थी कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी पॉइंट पे, वो ये जो राइट साइड वाला फिगर है उसके हिसाब से होगी, मतलब अवे फ्रॉम द वायर। राइट। एंड बच्चों मतलब विदाउट नोइंग द फॉर्मूला, ठीक है, मतलब फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता, क्या तो भी आप ये कह सकते हो कि अगर आप ये जो लाइन चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लोगे, मतलब चाहे आप यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, इन सब पॉइंट्स पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? सिलेंडर के अलॉन्ग सिमेट्री है। सिलेंडर के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे उस हर पॉइंट को एक जैसा ही नजर आ रहा है। करेक्ट। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने बच्चों एक गॉसियन सरफेस ली जो कि एक सिलेंडर है, जो कि आपको लेफ्ट साइड वाले फिगर में दिख रहा है। ठीक है। तो ये सिलेंडर की एक्सिस को हमने जो लाइन चार्ज है उसकी एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट कर दिया। ठीक है। और क्योंकि हमें क्लोज सरफेस चाहिए थी, तो फिगर को ध्यान से देखो, तो मतलब हमने जो लेफ्ट और राइट साइड वाले फेसेस हैं वो भी क्लोज किए हुए हैं। मतलब दिस इज नॉट अ हॉलो सिलेंडर, मतलब हॉलो तो है बट ये मतलब ऊपर और नीचे से बंद है, या लेफ्ट और राइट से बंद है। ये बात सबको समझ आ गई? बच्चों आपको मतलब एक बात ये समझ आ रही है कि बिना फॉर्मूला यूज किए, ठीक है, ओनली बाय सिमेट्री, क्या हम ये कह सकते हैं कि सिलेंडर के हर पॉइंट के ऊपर फील्ड की वैल्यू सेम होगी? मनकीरत, क्या लगता है? हम्म। तो अब हम इस सिचुएशन में, अब हमने गॉसियन सरफेस बना दी, अब हम इस सिचुएशन में हमें यह समझ आ गया कि सिलेंडर की सरफेस पे ई हर जगह सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो अब हम इस पे गॉस लॉ लगाते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारा सिलेंडर है उसके दो तरीके के एरियाज हो गए। ठीक है, एक तो हो गया कर्व्ड एरिया और एक ऊपर और नीचे वाला फ्लैट एरिया। ठीक है। क्या बच्चों हमें यह समझ आता है कि जो कर्व्ड एरिया है वहां पे ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 0 होगा, है ना, क्योंकि एरिया वेक्टर भी बाहर को होगा और ई वेक्टर भी बाहर को है। क्या हमें यह समझ आता है कि जो टॉप और बॉटम फेस है वहां पे ई वेक्टर और ए वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे? राइट। तो अब ये हमने आइडेंटिफाई करने के बाद, ठीक है, गॉसियन सरफेस बनाकर हमने समझ लिया कि उस सरफेस के किस पोर्शन में कैसा बिहेवियर है। अब अगर मैं यहां पे गॉस लॉ लगाऊं, भाई सिलेंडर के लिए जो इंटीग्रल ई डॉट डी ए बनेगा वो कैसा बनेगा? मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं। बेसिकली ये बनेगा ई डॉट डी ए और कर्व्ड पार्ट प्लस ई डॉट डी ए फॉर
टॉप एंड बॉटम, यही हो गया ना बच्चों इंटीग्रल के पार्ट्स। मैं अगर एक तरह से एरिया को स्प्लिट करूं तो एक तो कर्व्ड वाला एरिया हो गया और एक ऊपर और नीचे वाला एरिया हो गया। क्या ओके नवदा मुझे बताओ कि जो ये टॉप और बॉटम वाले फेसेस के लिए ई डॉट डी ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सर 0। बाकी लोग चैट में लिखो आंसर। टॉप और बॉटम के लिए ई डॉट डी ए क्या हो गया? 0 हो गया है ना, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। एंगल 90 है। तो ये जो सेकंड टर्म है ये तो 0 हो गई, ठीक है। अच्छा बच्चों आप ये समझ गए हो ना कि मैंने सिलेंडर की टॉप और बॉटम फेसेस को मतलब वो बंद क्यों किया? हर्षल बताओ। यस सर। सिलेंडर के मतलब टॉप और बॉटम फेसेस को बंद क्यों किया? सर क्लोज सरफेस बन जाए ताकि सर। हाँ ताकि क्लोज सरफेस बन जाए। भाई गॉस लॉ एप्लीकेबल ही तब है चाहे क्लोज सरफेस बन जाए, जब क्लोज सरफेस होगी। ओके अब बच्चों जो ये फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रल ई डॉट डी ए फॉर कर्व्ड पार्ट, अब हमें यहां पे क्या समझ आ गया कि एक तो हर जगह पे एंगल ई और डी ए के बीच में 0 ही है, राइट। और दूसरी बात हमें यह भी पता है कि इस पूरी की पूरी कर्व्ड सरफेस पे ई हर जगह सेम होगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ई इंटीग्रल डी ए जो कि बन गया सिंपली ई इंटू ए, राइट बच्चों। और अब ये कर्व्ड सरफेस का ए क्या हो गया? टू पाई आर एल, करेक्ट। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे क्या आना है? सिलेंडर के अंदर चार्ज इंक्लोज्ड। तो बच्चों सिलेंडर के अंदर वायर का कितना पोर्शन इन्वॉल्व इंक्लोज्ड है? एल। तो अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है तो कितना चार्ज हो गया सिलेंडर के अंदर? लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो देखो ये क्या बन गया? एल कट गया तो यू गेट E इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वही केस बन गया जो हमने इंटीग्रेशन से निकाला था।
वो वरुण हम सिलेंडर की थिकनेस नेग्लिजिबल ही मान रहे हैं, तो जो मतलब चार्ज बिल्कुल सरफेस पे होगा, है ना, वो उसका फर्क नहीं पड़ता। बच्चों सबको एप्लीकेशन समझ आ गई? ओके बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन आया कि क्या इस केस में हम सिलेंडर की जगह क्यूब भी ले सकते थे? मुझे सोच के बताओ। गॉसियन सरफेस। मतलब जैसे अगर ये वायर है, think carefully and tell. सब आंसर करो, यस नो जो भी लगता है। ओके मतलब बहुत अच्छा किया साहिल, आपने पूछ लिया ये डाउट। मुझे वैसे ये लग रहा था कि ये तो वैसा डाउट है कि पूरी रामायण के बाद पूछ रहे हो आप सीता कौन है, बट मुझे ये क्लियर हुआ कि काफी लोगों को इसमें डाउट है। बच्चों क्या इस क्यूब के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, क्या उन सबका वायर से डिस्टेंस सेम है? बोलो गुरसाहिल। नहीं है सर, वो ही सर सोच नहीं है, ही रहा था मैं चलना। है ना? अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ कि फील्ड अलग अलग होएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी same है। तो अगर फील्ड अलग अलग होएगी तो ऑब्वियसली वो इंटीग्रल के बाहर ही निकलेगी। समझ आया? ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई ना सबको? तो सिलेंडर ही एक ऐसा फिगर हो सकता है
जिसके जो अलग 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 पॉइंट्स होंगे उनका डिस्टेंस सेम होगा वायर से, राइट? ओके बच्चों, अब ऐसे ही हम अगला केस करेंगे फॉर एन इनफाइनाइट प्लेन। ठीक है, अब एक लाइन नहीं है, एक पूरा इनफाइनाइट प्लेन है जिसपे एक यूनिफॉर्म चार्ज है। समझ गए? मतलब एक पूरी शीट है जिसपे सारा चार्ज ही चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज। तो इस केस में बच्चों, मतलब ये जो फिगर बना हुआ है पहले वाला, इनफैक्ट जो राइट साइड वाला फिगर है वो और क्लियरली आपको दिखा रहा है। तो ये एक बड़ी सी शीट हो गई जिसपे एक यूनिफॉर्म चार्ज है। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज है। और अब हमने जो बच्चों क्लोज सरफेस ली है, तो चाहे जैसे जो लेफ्ट वाला फिगर है, चाहे हम ऐसे एक सिलेंडर ले लें जिसका एक पार्ट लेफ्ट को आ गया और एक पार्ट राइट को आ गया। ठीक है, और चाहे हम उसको एक क्यूबॉइड ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे, इट विल नॉट मैटर। पॉइंट बस ये है कि हमने जो क्लोज सरफेस ली है वो इस तरीके से ली है कि उसका जितना डिस्टेंस एक साइड को है, एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस दूसरी साइड को है। बात समझ आ गई बच्चों? मेरे को बच्चों ये सोच के बताओ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, why should it be perpendicular to the surface? दो मिनट सोचो बच्चों, मैं चार्जर लेके आ जरा।
नहीं विदुषी, वो तो ठीक है कि एंगल 0 हो गया, बट वो तो तब हुआ ना अगर ई परपेंडिकुलर है। ई हमारे हाथ में तो नहीं है ना। तो क्वेश्चन यही है कि ये ई की यही डायरेक्शन क्यों होगी इस केस में। मतलब विदाउट सॉल्विंग आपको ये सोचना है और बताना है कि ई की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर क्यों होनी चाहिए। लवेश, मुझे छत दिख रही है तुम्हारी, छत का क्या करूं मैं। तो बच्चों आप एक बात देखो बच्चों, ध्यान से देखना मेरी वीडियो को। मान लो बच्चों ये जो दीवार है पीछे, है ना, ये एक बहुत बड़ा इनफाइनाइट प्लेन है। अगर ये एक इनफाइनाइट प्लेन है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट से चारों तरफ ये दीवार इंफिनिटी तक जा रही है। मानते हो ये? नाउ जस्ट इमेजिन, ये वाइट दिख नहीं रहा, एक मिनट। जस्ट इमेजिन कि ये ऐसे परपेंडिकुलर, 1 मिनट के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनाया और मैं आपसे ये पूछ रहा था कि भाई ये ऐसे परपेंडिकुलर ही क्यों होना चाहिए, किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं हो सकता, राइट? तो अब बच्चों आप ऐसे सोचो, ये इमेजिन कि ये जो मेरी फिंगर है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगर मेरी फिंगर सीधा ऐसे दीवार के परपेंडिकुलर पॉइंट करने की जगह लेटस से फॉर अ मिनट वो थोड़ा ऐसे लेफ्ट को पॉइंट कर रही है, ठीक है, आपका राइट हो गया, राइट की तरफ पॉइंट कर रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा ना कि अगर जो ये वाली साइड है चार्ज वो ज्यादा है कंपेयर टू जो ये वाली साइड है, तभी इस साइड वाले चार्ज ने डोमिनेट किया। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो वो हो नहीं सकता। तो अगर इस साइड और इस साइड सेम चार्ज है तो उसका मतलब ये फिंगर लेफ्ट राइट कहीं नहीं हो सकती, इधर कोई हो सकती है। अब बिल्कुल वही बात ऊपर नीचे के लिए। जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ इंफिनिटी तक जा रहे हैं चार्जेस, तो ये फिंगर ऊपर या नीचे की तरफ भी नहीं हो सकती, दोनों तरफ से इक्वल कंट्रीब्यूशन ही आ रही होगी। तो क्या डायरेक्शन बचेगी? सिर्फ परपेंडिकुलर वाली ही बचेगी ना, है ना? तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी शीट के परपेंडिकुलर है। बच्चों दिस इज एग्जैक्टली वाई जो पिछला केस भी था, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे परपेंडिकुलर दिखाई थी, ठीक है? यहां पर भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं हो सकती थी टेडी? वही लॉजिक कि अगर इनफाइनाइट वायर है तो दोनों तरफ लेफ्ट और राइट इक्वल चार्जेस होंगे, तो इक्वल होंगे तो दोनों तरफ से सेम कंट्रीब्यूशन आएगी, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो सिर्फ वर्टिकली बचता है। समझ रहे हो बात बच्चों? तो सिचुएशन देखकर हमें ये समझ आ गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारी शीट के परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है एवरीवन?
अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर थी, इसीलिए हमने जो गॉसियन सरफेस ली है वो इस तरीके की ली है कि जो उसका ये वाला फेस है वो भी हमारी शीट के परपेंडिकुलर हो, ताकि उसका एरिया वेक्टर ई के साथ पैरेलल आ जाए और एंगल 0 हो जाए। आई बात समझ बच्चों? तो चाहे लेफ्ट वाला फिगर है चाहे राइट वाला फिगर है, ये एक ए वेक्टर है जो ई के परपेंडिकुलर आ गया। आई बात समझ बच्चों? और क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैंने शेडेड एरिया दिखाया है, इस शेडेड एरिया पे हर जगह पे ई की वैल्यू सेम होएगी? क्यों? अगेन इनफाइनाइट है, हर पॉइंट को यही दिख रहा है ना कि उससे के चारों तरफ इन्फिनिटी तक चार्जेस हैं। अंडरस्टूड? तो अब अगर हम इस वाली गॉसियन सरफेस के ऊपर बच्चों गॉस लॉ लगाते हैं, ठीक है, तो ये उसी सिचुएशन का एक और फिगर हो गया, मतलब टेढ़ा करके बना दिया घुमा के। तो बच्चों जो तो टॉप और बॉटम फेसेस हैं उस पे आप देख सकते हो कि जो उस पे ई और ए हैं वो परपेंडिकुलर हो गए, करेक्ट? व्हाट अबाउट द साइड फेस? जो साइड के 4 फेसेस बनेंगे उन पे आपको ये समझ आ रहा है कि ई तो शीट के परपेंडिकुलर ही होगा और एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो गया, तो वहां पे ई और ए के बीच में एंगल 90 बन जाएगा बच्चों। क्लियर एवरीवन? ओके, तो इस केस में ट्राई करो आंसर निकालने का। इमेजिन करो आपको इस शीट के लिए यू आर गिवन चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर एरिया। ये सिग्मा दिया हुआ है, तो बिल्कुल जैसे मैंने पिछले केस में किया था वैसे ट्राई करके आंसर निकालने की कोशिश करो।
ओके, तो भाई अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन मैं जो मेरा इंटीग्रल ई डॉट डी ए है मैं उसको ब्रेक कर देता हूँ बच्चों। दिस इज ई डॉट डी ए फॉर टॉप प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी ए फॉर बॉटम प्लस ई डॉट डी ए फॉर साइड, राइट। अब ये जो साइड वाले फेसेस हैं 4, इनके लिए बच्चों क्या बन गया, 0, क्योंकि ई और ए परपेंडिकुलर हो गए, राइट बच्चों। अब क्योंकि बच्चों हमने डिस्टेंस सेम लिया था, मतलब इस प्लेन से जितना ऊपर को लिया है उतना ही नीचे को लिया है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी फील्ड ऊपर होएगी उतनी फील्ड नीचे होएगी, सेम ही होएगी ई, है ना। तो अब टॉप फेस पे हमें दिख रहा है क्लियरली कि जो ई और ए हैं उनके बीच में एंगल 0 है और ई हर जगह यूनिफॉर्म है, तो उस पे आ गया ई इंटू ए। और जो बॉटम फेस है उसके लिए भी आ गया ई इंटू ए, ठीक है। ये बात समझ आ रही है कि ये ई सेम क्यों है, क्योंकि हमने डिस्टेंसेस सेम लिए हैं। अब बच्चों अब आपको थोड़ा सा आइडिया ये लगना शुरू हो गया होगा कि हम गॉसियन सरफेसेस मतलब कितना टैक्टफुली ले रहे हैं, है ना, जहां पे एंगल या तो 90 बन जाए और वो टर्म ही खत्म हो जाए, या जहां पे एंगल 0 बने और ई कांस्टेंट आ जाए, है ना। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या बनेगी, चार्ज इनक्लोज्ड। ये जो हमारा बॉक्स है बच्चों, इसके अंदर शीट का कितना एरिया इनक्लोज्ड है, ए एरिया इनक्लोज्ड है, तो कितना चार्ज हो गया, सिग्मा इंटू ए, ठीक है। मतलब इसमें आप में से शायद कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भाई ये ऊपर वाला चार्ज आया या नीचे वाला चार्ज आया शीट के, ये टोटल चार्ज आ गया ऊपर और नीचे का मिला के, अंडरस्टूड। मतलब जो सिग्मा है वो हमें टोटल चार्ज बता रहा है कि किसी भी एरिया ए पे कितना चार्ज है ऊपर और नीचे मिला के। क्या ये बात समझ आई बच्चों, इसलिए मैंने इसको सिंपली सिग्मा इंटू ए लिख दिया। क्लियर एवरीवन। तो अब हम देख सकते हैं ए कट गया, तो इंटरेस्टिंगली इस केस में जो ई आ गया वो क्या आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जो कि बच्चों आप देख सकते हो कि कांस्टेंट है, मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आया, है ना। तो अगर हम देखें अभी तक हमने जो केसेस किए हैं, आप देखो पॉइंट चार्ज में ई की प्रोपोर्शनैलिटी कैसे थी, 1/r², है ना। फिर जब हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज लिया उसमें प्रोपोर्शनैलिटी कैसे आई, 1/r। अब हमने प्लेन चार्ज लिया, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कैसे आई, r खत्म ही हो गया। आ गया सबको समझ बच्चों।
ओके चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। अभी इसका एक केस बचा हुआ है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो स्फीयर वाला है। मतलब दैट इज वैसे इट इज सेम एज शेल थ्योरम जो हमने ग्रेविटेशन में की थी, बट चलो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं इसका बच्चों जो क्वेश्चंस आप अभी कर सकते हो वो आपको मैसेज करूंगा, ठीक है? चलो ओके बच्चों, आज वाले लेक्चर को प्लीज बहुत ध्यान से रिवाइज करना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो ओके बच्चों, बाय।